पीसीबी डिजाइन पे बाद में आएंगे। तो शुरू करते हैं फिर लेक्चर आज का। तो आज हमने जो करना है वो ये कि हमने सी का सेशन होगा हमारा, सी लैंग्वेज का। जो पिछले गए हमारे लेक्चर उसमें हमने क्या किया कि ब्रॉडर व्यू लेके प्रोसेसर में क्या होता है, उसके बाद हम कंट्रोलर्स पे आए, कंट्रोलर के बाद हम पिक कंट्रोलर पे, और पिक कंट्रोलर के बाद हमने फिर लास्ट पिक 18F4550 के आर्किटेक्चर को फिर डिटेल में डिस्कस किया। तो उसको एक लेवल तक डिस्कस करने के बाद अब ये है कि अब हम इस काबिल हो गए कि अब हम उसे चीज़ों को प्रोग्राम कर सकें। ठीक है, तो अब दो अप्रोचेज हैं कि हम उसको या असेंबली में करें या सी में करें। तो हमारी जो इस कोर्स में अप्रोच होगी वो ये होगी कि हम इसको सी लैंग्वेज में कर रहे होंगे। ठीक है, असेंबली में नहीं करेंगे तो सी लैंग्वेज में करेंगे। तो क्योंकि सी लैंग्वेज में करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि अब हम अगले 2-3 लेक्चर जो हमसे है ना वो सी लैंग्वेज के ऊपर ही रख लेंगे, एक रिफ्रेशर होगा। एजम्पशन इसमें हमारी यही है कि आप लोगों को पढ़ ली हुई है चीज़ें, सारी कर ली हैं। इनफैक्ट आपको कोर्स में जो पढ़ाई गई थी वो C++ पढ़ाई गई थी। तो हमारा ये जो कंपाइलर है सी का कंपाइलर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तो कुछ चीज़ों को दोबारा रिफ्रेश कर लेंगे और प्लस फिर देख लेंगे फ़र्क क्या है सी और C++ में। तो हमारा उसके ऊपर फोकस होगा कि और फिर फर्दर मोर ये कि हम जौन सा एम्बेडेड सिस्टम में जो हमें सी के जो चीज़ें यूज़ करनी है हम उन पे एम्फसाइज कर रहे होंगे। तो ये हमारा कुछ गोल है इन रिफ्रेशर सेशंस का। तो शुरू करते हैं फिर। किसी भी लैंग्वेज में टू स्टार्ट विथ जो भी टाइप लैंग्वेज है उसमें हमें बताने की जरूरत होती है कि डेटा टाइप्स क्या है उसकी। तो हमारा सबसे पहला जो है चीज वो हमें पता चाहिए कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन सी अवेलेबल है। अरे जरूरी नहीं कि हर प्रोग्राम में हमारे डेटा टाइप्स ही कुछ चाहिए, कुछ प्रोग्राम ऐसे कि जो हम बगैर किसी डेटा टाइप के स्टिल बना सकते हैं। मसलन अगर आपसे कहा जाए कि यार सी लैंग्वेज में कोई सिंपलेस्ट प्रोग्राम बना दो, ये नहीं है कि कुछ कर रहा हो या ना कर रहा हो लेकिन वो कंपाइल हो रहा है, लिंक हो जाए, बिल्ड हो जाए और रन भी हो रहा है, तो ऐसा क्या प्रोग्राम हो सकता है। तो उसका ये है कि फॉर एग्जांपल void main void, दैट्स ऑल। ये आपका कह सकते हैं बिल्कुल एक बेसिक सा एक प्रोग्राम है जो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल कुछ काम हम इससे कर लेंगे। क्या हम इसे कंपाइल कर लेंगे, लिंक बिल्ड कर लेंगे और रन भी कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स हमें नजर आ रहा है जिसमें कुछ हो नहीं रहा, लेकिन हम इस पूरे लूप से गुजर सकते हैं। तो एक हमारा सिंपलेस्ट सा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी यूज नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा भी देख लेते हैं, हम डिटेल में बाद में देख लेंगे। मसलन एक तो हमें नजर आ रहा है कि वॉइड का लफ्ज नजर आ रहा है। वॉइड अगर किसी फंक्शन के नाम से पहले हो तो इसका मतलब है कि ये चीज कुछ रिटर्न नहीं कर रही, इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा। उसके बाद फंक्शन का नाम आ गया मेन, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर दोबारा वॉइड लिखा हुआ है। जब पैरेंथेसिस के अंदर वॉइड लिखा हो तो इसका मतलब है कि कोई आर्गुमेंट नहीं ले रहा। उसके बाद जनाब ये हमारी मिडल ब्रैकेट्स आ गई हैं, दैट्स ऑल, जो कि शो कर रही है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कहीं होगी और जब वो फंक्शन खत्म हो रहा होगा तो एक एंड ब्रैकेट आ जाएगी, दैट्स ऑल। अब इस प्रोग्राम को आप किस फाइल में बना रहे होंगे, फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, यहां इंपॉर्टेंट है। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे सारे उनकी एक्सटेंशन होगी C.C। पहले आप CPP बनाते रहते हैं, अब CPP नहीं, अब C होगी सिंपली। सो फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख सकते हैं main.C। तो main.C के अंदर आपका प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जो सा है आपका एक एग्जीक्यूटेबल, इसमें कोई एरर नहीं है, आप इसे बिल्ड करेंगे एग्जीक्यूटेबल बन जाएगी।
जिसे आप रन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। अब इसके अंदर अगर कुछ चीजें डालना शुरू करें, जैसे हम कह रहे थे कि किसी भी ये जो भी है हमारी सी लैंग्वेज है, इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होती है डेटा टाइप्स। जो भी कोई चीज है उसकी हमें डेटा टाइप बताना जरूरी है। अब ये बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम जब पेपर के ऊपर लिख रहे थे, कैलकुलेटर पे कर रहे थे, तो वहां कोई हमें कहते हैं यार कि यार 2 + 3 क्या होता है, तो आप 2 लिखते हैं +3 लिखते हैं, जी 5। या कोई कहता है यार अच्छा 2.5 और 7 क्या होता है, 9.5। उधर हम नंबर्स की वो ना टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मैटलैब के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो मैटलैब के अंदर भी आपने एक वेरिएबल बनाया जी x = 7 y = 3। मैटलैब में तो आप लोग काम कर ही चुके हुए हैं ना, ऐसे ही है ना। तो क्या कर रहे हैं, तो जब ये लिख लेंगे तो आपको सम करके दे देगा, कोई टाइप बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसमें हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत होती है। अगर डेटा टाइप हम करेक्टली नहीं बताएंगे तो हमारा प्रोग्राम शायद जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से ना चले, ये एक मसला हो सकता है। ठीक है, तो हमें जो भी हम नंबर लिख रहे हैं, अगर कोई हमें यही कहता है कि यार आप एक प्रोग्राम लिख दो हमें सी लैंग्वेज के अंदर जो कि 2 नंबर्स को सम कर दे, तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि यहां लिख दें यार 2, यहां लिख दें 3 और अल्लाह फैसला। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इनको पुट करना होगा किसी टाइप के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स क्या अवेलेबल है? टाइप बेसिकली हमें बताती हैं कि जो नंबर है ये हमारा कोई इंटीजर है या कोई रियल नंबर है या कोई कैरेक्टर है या कोई स्ट्रिंग है एंड सो ऑन, कुछ हो सकती हैं टाइप्स हमारी। तो कौन सी जो पॉपुलर टाइप्स है पहले हम इनको डिस्कस कर लें। तो हमारे पास जनाब जो टाइप्स अवेलेबल होंगी वो होगी इंट, स्टैंडर्ड टाइप जो आपको मिल जाएगी इंट, और इसके अलावा आपको जनाब कैरेक्टर मिल जाएंगे और फ्लोट, डबल, ये है इंटीजर्स के लिए, ये है रियल नंबर्स के लिए, ये भी रियल नंबर्स के लिए। कैरेक्टर को हम कैरेक्टर्स जो हमारे आस्की कैरेक्टर्स इनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ABC वगैरह इस काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, और नंबर रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन इंटीजर ही। और इसके अलावा कुछ और भी है हमारे पास, जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट भी इंटीजर एक टाइप है, लॉन्ग भी इंटीजर है, लॉन्ग होता है, फिर ये भी इंटीजर है। तो ये टाइप्स हैं जो कि हमें सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, और इनकी एक और वेरिएशन भी फिर अवेलेबल है हमारे पास, जो कि बताती है कि ये साइन नंबर इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी अगर हम इसके पीछे अगर ये नंबर ऐसे लिखे हो या इनके साथ हम लिख दें, पीछे लिख दें प्रीफिक्स में साइंड, तो ये क्या हो जाएगा, साइंड एंड हो जाएगा। अगर ये मैं नाम ही लिखूं तो इसका मतलब साइंड ही है। लेकिन अगर लिख दूंगा तो एक तरह एक्सप्रेशनली आपको पता चल रहा है कि यार ये साइंड नंबर है जिसमें प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। साइंड नंबर क्या होगा, साइंड टाइप क्या होगी, जिसमें प्लस और माइनस नंबर्स दोनों ही आ सकते हैं। अनसाइंड शॉर्ट फॉर एग्जांपल, तो अनसाइंड यहां क्या बता रहा है कि भाई इसमें सिर्फ आपका पॉजिटिव नंबर आ सकता है, नेगेटिव नंबर की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। और इधर भी अनसाइंड लिख दूं तो ये भी बता रहा है कि अनसाइंड है, और इसके साथ मैं अनसाइंड लिख दूं इसका मतलब कि ये जो इस टाइप का जो होगा वो अनसाइंड होगा। फ्लोट और डबल के साथ कोई साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये साइंड ही होते हैं, इनहेरेंटली ये साइंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डेटा टाइप्स है हमारी जो कि हमें सी लैंग्वेज में अवेलेबल है। कुछ और है चंद, लेकिन मेन हमारी ये डेटा टाइप्स। बूलियन की डेटा टाइप यहां हमें नहीं मिलेगी जो कि C++ में पाई जाती है, बूलियन यहां नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट अ बिल्ट इन टाइप। और
और इसके अलावा कौन सी है, तो हाँ बुलियन है मेन, जो कि एक एक्सेप्शन है कि बुलियन C++ में बुलियन की भी एक टाइप मिलती है, यहाँ हमें बुलियन की टाइप कोई नहीं मिलती, हमें ये वाली टाइप्स मिलती है जो कि इंटीजर्स होते हैं या करैक्टर होते हैं या रियल नंबर्स होते हैं, ये वाली रियल टाइप्स होते हैं। हम कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कौन सी ज्यादा यूज कर रहे होंगे, हम ज्यादा इंटीजर को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो मसलन अब जैसे अब ये वेरिएबल्स हैं, हम लिख देते हैं इंट a इज इक्वल टू 2। अब मैं सिंपल ये चीज नहीं लिख सकता a इज इक्वल टू 2, या मैं सिंपली b इज इक्वल टू 3 नहीं लिख सकता। वाई? ऑन द पेपर तो ठीक है, ये या कैलकुलेटर पे हम कर रहे थे ठीक है, यहां ये ठीक नहीं है। यहां हमने जब भी कोई वेरिएबल बनाना है हमें उसकी टाइप मेंशन करना होगी, तो इसकी टाइप फिर हमें कोई सूटेबल रखनी होगी। अगर आपको कोई टाइप समझ नहीं आ रही, कुछ और है, जस्ट गो फॉर इंटीजर। रूल ऑफ थंब ये कि इंटीजर को लेना है जस्ट, अनलेस कि आपके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन उसकी बेस पे आप ज्यादा जुडिशियस चॉइस ले सकते हैं, लेकिन इंटीजर ले सकते हैं बेटर। अब इसका रिजल्ट अगर लेट्स से अगर हमने करना है, लेट्स से एक वेरिएबल सी बना लिया a प्लस, अब क्या हो रहा है कि दो नंबर सेव हो रहे हैं और इनका रिजल्ट एक और इंटीजर में जा रहा है, दैट्स ऑल। सी की दुनिया में टाइप बताना क्यों जरूरी है? किसी भी चीज की जो टाइप होती है ना, वो हमें दो चीजों के बारे में बताती है। नंबर एक, उसका साइज क्या होगा मेमोरी में। नंबर दो, उस पर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंट है, इंट कौन सा होता है, ये कह रहे हैं आपका जरा प्रोसेसर स्पेसिफिक या कंपाइलर स्पेसिफिक होता है कि कितने बाइट्स लेगा, ठीक है। ये 2 बाइट्स का भी हो सकता है और ये 4 बाइट्स का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल विजुअल स्टूडियो के अंदर आप प्रोग्रामिंग जब कर रहे हैं विंडोज पे बैठे तो वहां 4 बाइट का मिल जाएगा आपको ये। और अगर आपने टर्बो सी इंस्टॉल की हुई है, किसी ने भूले बैठ के, एक टर्बो सी एक होती है, काफी फजूल सा एक कंपाइलर है, पुराना, उसके वजन अगर हम देखें जिसमें अगर 16 बिट का कंपाइलर, उधर वो इंट आपको 2 बाइट्स या 16 बिट का मिल जाएगा। कंट्रोलर पे आएंगे तो कंट्रोलर पे भी ऐसा ही है कि हमें ये कंट्रोलर पे यहाँ 4 बाइट्स का या 32 बिट्स का नहीं मिलेगा, उससे कम पर मिलेगा। वो डिपेंड करता है कंट्रोलर की फैमिली कौन सी यूज हो रही है। तो ये जरा आर्किटेक्चर या कंपाइलर टूल स्पेसिफिक होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका लेकिन फिक्स सा साइज नोन है। फॉर एग्जाम्पल जो करैक्टर होता है, करैक्टर 1 बाइट का होता है। फ्लोट वगैरह विजुअल स्टूडियो के अंदर 4 बाइट्स का होता है और डबल के अंदर 8 बाइट्स का होता है। शॉर्ट जो होता है 2 बाइट्स का होता है। लॉन्ग 4 बाइट्स का, लॉन्ग 8 बाइट्स का, 64 बिट्स का होता है। अरे ये जो जितने भी अभी मैंने आपको साइज बताए, ये सारे विजुअल स्टूडियो के स्पेसिफिक बताए, ठीक है। हम बाद में एक सेशन रखेंगे जिसमें हम ये वाली सारी चीजें क्विकली रिवाइज करेंगे, लेकिन किसके लिए? एमपी लैब के कंपाइलर के लिए फिर इसे कर लेंगे, ये पिक के लिए कर लेंगे। अभी ये जरा जनरलाइज सेशन है ये वाले, ठीक है। कि ये वो नॉलेज है जो कि आप विजुअल स्टूडियो के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी इस्तेमाल करते हैं, जरा जनरलाइज नॉलेज है जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सी है उसके मुताबिक ये हम चल रहे होंगे। तो एक तो हमें डेटा टाइप ने क्या किया, बता दिया मेमोरी में कितनी जगह लेगा। अब जब अगर हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो पे कंपाइल कर रहे हैं, इंटीजर हमारा 4 बाइट्स का है, तो आप बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम डेटा मेमोरी में कितनी जगह लेगा। कितने वेरिएबल्स बने हुए हैं यहाँ? 3। हर वेरिएबल की टाइप है इंट। इंट है 4 बाइट्स का, 4 × 3 12 बाइट्स। 12 बाइट्स से रैम खा रहा होगा। अच्छा, मेमोरी भी हमने पढ़ी हुई कि 2 किस्म की हमारी, एक प्रोग्राम मेमोरी है और एक डेटा मेमोरी। ये जो वेरिएबल्स बन रहे हैं, वेरिएबल नाम क्या है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। वेरिएबल जब भी बनेंगे ये हमारे डेटा मेमोरी में बन रहे होंगे, ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी में क्या चीज जा रही होगी? एड्रेस किस चीज का? प्रोग्राम मेमोरी में ये इटसेल्फ जो प्रोग्राम लिखा है ये जा रहा होगा।
ये हमने लास्ट लेक्चर में सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज की थी ना, हमने एक प्रोग्राम लिखा था और उसका कोड जनरेट किया था। हमने कहा था यार ये जो लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है ना, ये ट्रांसलेट होती है असेंबली इंस्ट्रक्शंस में, और हमने बताया था कि फिर हर असेंबली इंस्ट्रक्शन का डिपेंडिंग कौन सा प्रोसेसर के लिए वो कंपाइल हुआ है उसके हिसाब से हर लाइन का एक साइज होगा। तो कहीं ये एक लाइन 4 बाइट की 8 बाइट की हो सकती है, और हमने देखा है पिक 18 में यही वाली एक अगर असेंबली की इंस्ट्रक्शन थी तो नॉर्मली 2 बाइट्स की थी 16 बिट के पिक 18 में। तो ये वाला कोड जब कंपाइल होकर ऑब्जेक्ट कोड इसका बनेगा, ये पूरा कोड इटसेल्फ जाएगा प्रोग्राम मेमोरी में, और जब रन होगा इधर आएगा ये जो वेरिएबल्स बनेंगे ये बने होंगे डेटा मेमोरी में। तो एक तो आपने ना शुरू से ही ना ये मेमोरीज का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर रखना है, अगर ये रख लेंगे तो इतना कोई मुश्किल नहीं है काम। तो मेमोरीज हमारी प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी। तो प्रोग्राम मेमोरी में जनाब पड़ा हुआ है हमारा ये पूरा, ये जो मेन डॉट सी से फिर हमारा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हुआ है ना, मेन डॉट ओबीजे, और कुछ लिंकिंग वगैरह हो गए, इसकी कोई एक बन गई होगी, सोल्यूशन का नाम बन गया होगा मेन डॉट बिन या मेन डॉट या एक्जी, ये कोई इस तरह का नाम बन गया था। ये वाला पूरे का पूरा कोड कौन सा है असेंबली के सेक्शन है, यहां मशीन कोड जो इसका इधर पड़ा होगा, और जो ये वेरिएबल्स वगैरह बनेंगे ए बी सी ये यहां बन रहे होंगे। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि आगे के इस मेमोरी के अंदर भी कुछ पार्टीशनिंग हमने की हुई है, हम देखेंगे ये एग्जैक्टली कहां बनेंगे, कुछ और भी टाइप के वेरिएबल्स देखेंगे। डेटा टाइप में हमें क्या बताया कि इस मेमोरी के अंदर ये वेरिएबल कितना साइज लेगा। अगर ये 4 बाइट का है इंटीजर हमारा, तो हम कह सकते हैं यार इसका एड्रेस अगर 0 है, इसका एड्रेस है 4 और इसका एड्रेस है तो 048 ये किसी मेमोरी से लेंगे। और इस प्रोग्राम मेमोरी में क्या पड़ा होगा, ये तो सी की इंस्ट्रक्शन है। सी बेसिकली असेंबलीज की जनरेट होती है, असेंबली से इसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होता है, वो ला फिर ऑब्जेक्ट कोड होता है जो कि रन हो रहा होता है। तो वो जो इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहां पड़ी होंगी, वो प्रोग्राम मेमोरी में पड़ी होंगी। ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी वाली चीज पे दोबारा आएंगे। अभी हम डेटा मेमोरी पे फोकस करते हैं कि यार हमने बताया कि जब हमें साइज किया तो साइज हमें ये डेटा मेमोरी के अंदर साइज बता रहा तो कितना होगा। दूसरा डेटा टाइप का काम क्या कि इसमें बताने के ऑपरेशंस इसके ऊपर कौन से परफॉर्म हो सकते हैं। मसलन a प्लस बी, इस प्लस के साइन को पता था कि इसे चेक कर दिया कि ये जो ऑपरेंड्स हैं इंटीजर टाइप के अंदर, उसके हिसाब से यूनिट इस्तेमाल किया, फंक्शनल यूनिट जो कि आपके सीपीयू में था, उसको इस्तेमाल करते एडिशन परफॉर्म की, इंटीजर एडिशन परफॉर्म किया, उसको उठा के सी में डाल दिया। लेकिन अगर यहां हमने लिखे होते डबल डी इज इक्वल टू 2.5 डबल डी बी इज इक्वल टू 3, और अब हम लिखते हैं कि डबल डी सी इज इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। तो अब क्या होना था, अब ये होना था कि क्योंकि इसमें देखना था कि डबल डेटा टाइप्स के लिए प्लस का ऑपरेशन है, तो अब ये इंटीजर यूनिट को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इंटीजर यूनिट एडिशन कर ही नहीं सकता। ये जो पॉइंट्स के नंबर है इनके लिए फिर फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट में एक बना होता है ALU, ये उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि डेटा टाइप दोनों काम कर रही है, एक तो बता रही है कि यार मेमोरी में जगह कितना लेगा, दूसरा ये पता चल रहा है इसे कि ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, इस पर कौन से अलाउ किए जा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स है। रूल ऑफ थंब आपने क्या याद रखना, अगर आपको किसी चीज की कंफ्यूजन हो रही है नहीं पता चलता, जस्ट इंट रखते हैं इसकी डेटा टाइप। ठीक, अगर आपको पता है कि यार मैं जौन सा नंबर है वो मेरा कुछ मेमोरी कम है, अगर मेमोरी कम है तो फिर आप उसे छोटे में जा सकते हैं, करैक्टर में जा सकते हैं, शॉर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इस तरह की कोई वो नहीं है, आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है मेमोरी की है कुछ और, जस्ट गो फॉर द इंट को इस्तेमाल कर लिया करें चुप करके। ठीक है, तो अगर हमने एक सिंपलेस्ट प्रोग्राम बना लिया
जो कि कुछ नहीं कर रहा था, डूइंग नथिंग। फिर हमने क्या किया, ये एक ऐड का एडिशन का प्रोग्राम बनाया और इसमें अब हमने आके क्या किया, डेटा टाइप्स को इंट्रोड्यूस करा दिया। अरे डेटा टाइप तो ये वैसे ही है जैसे कि हमने C++ वाले कोर्स में भी पढ़ी थी, जो प्रोग्रामिंग वाला कोर्स। अब थोड़ा सा एक फर्क आ रहा है। फर्क ये है कि एक जो फर्क मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो फाइल की एक्सटेंशन है ना वो .c होनी चाहिए, ठीक है। .c कीजिए आप, जब .c करेंगे तो आपका C का कंपाइलर यूज होगा, C++ का कंपाइलर नहीं होगा, तो C के रूल्स लगाएगा। अब C में जब आप कोडिंग कर रहे हो ना तो आपने एक चीज याद रखनी है, आपने जो भी वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं ना अपने इस ब्लॉक के शुरू में डिफाइन कर देने होते हैं, अपने ना इस ब्लॉक के शुरू में डिफाइन करने। अब ब्लॉक क्या होता है, हमारा ब्लॉक ये होता है, ये जो कर्लीज है जो लगी हुई है हमारी, ये ब्लॉक है। अब यानी कि अगर मैंने अगर ये काम किया है कि इंट b इज इक्वल टू 3, इंट c, और मैंने लिख दिया c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उससे अगली लाइन पे ये डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर सकता, ये एक मसला है। ये एक जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप जब पहले शुरू में कोड करेंगे ना तो आपको गलतियां एकदम एरर्स आएंगे, आप कहेंगे यार इतने एरर्स क्यों आ गए, कोड तो ठीक है लग रहा है। मसला क्या है, जरा दोबारा देखो इसको जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आपने एक वेरिएबल बनाया, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जब भी ये करली शुरू होती है तो आपका एक कोड का ब्लॉक शुरू होता है, आप इसके ब्लॉक के शुरू होते ही जो वेरिएबल्स डिफाइन करने कर लें, चाहे वो आखिर में क्यों ना यूज हो, इसके शुरू में कर लें डिफाइन। एक दफा आपकी स्टेटमेंट आ गई, सिंपल स्टेटमेंट जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं हो रही थी वेरिएबल की, और उसके बाद आपने कोई डिफाइन करना चाहा तो फिर वेरिएबल डिफाइन आपका नहीं होगा, एरर आएगा। अब ये देखें, ये एक वेरिएबल बनाया हमने इंट a इक्वल टू 3, एक और वेरिएबल बना लिया b इज इक्वल टू 3, ये हमारे दो वेरिएबल्स डिफाइन हो गए, ठीक है। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, डिफाइन करने की। अच्छा, अब हम कहते हैं यार a प्लस प्लस इंक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, या फिर हमने कह दिया कि अच्छा b इज इक्वल टू a माइनस b। अब इन स्टेटमेंट्स के अंदर कोई आपकी नई डेफिनेशन नहीं हो रही वेरिएबल की, जस्ट ये सिंपल है एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स कंप्यूटेशन के लिए। अब आपको याद आता है यार अच्छा इसका रिजल्ट जो है ना, इस तरह करते हैं एक वेरिएबल c बना लेते हैं और उसमें ये जो b का रिजल्ट है ना ये उसमें डाल देते हैं। ये काम नहीं हो सकता। अगर आपने v का वेरिएबल बनाना था, ये आप जब तक आपने डिफाइन हो रहे थे ना एक के बाद एक, आपने यहां बनाना है। अगर आपका बीच में कोई इस तरह की एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट आ गई जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं थी, उसके बाद आपने ये वाला काम किया तो एरर होगा। C++ में ये एरर नहीं आता, C++ में जहां आपका दिल करता है वहां बना लेते हैं, C लैंग्वेज में ये चीज एरर होती है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। इस एरर को खत्म करने का क्या तरीका होगा, इस एरर को खत्म करने का ये तरीका होगा कि आप इंट C ऊपर बना लें सिंपली, यहां आके अब ये काम कर लें, अभी एरर दूर हो जाएगा। की पॉइंट क्या है, ये डेफिनेशन हो रही है, इनके दरमियान डेफिनेशन होते हैं, दरमियान में ब्रेक आ गई और यहां आपने कोई डिफाइन करना चाहा, ये एरर है सी में। इससे एक और चीज भी पता चलती है, वो क्या होती है कि हम लोग जब लूप्स वगैरह लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन लेट्स से 3, i प्लस प्लस, इस तरीके से लूप लिखते हैं। अब इधर भी यही मसला हो जाएगा कि आप ये लूप का वेरिएबल ना लूप के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, ये कहीं ऊपर आपका डिफाइन होना चाहिए, यानी कि ये एरर है। C++ में ठीक है, कोई C में ये एरर है, क्यों कि ये किसी फॉर की लूप के अंदर आप डिफाइन नहीं से कर सकते। अब आपको ऊपर एक डिफाइन करना पड़ेगा इंट i, यहां से इंट निकाल दे, अब ये चीज चलेगी लूप। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपके C++ के साथ है। की पॉइंट क्या है कि जब भी आप डिफाइन करें डेटा वेरिएबल्स तो शुरू में कर लें जो आपको चाहिए। एक दफा कोई एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट आ गई और उसके बाद आपने कोई डिफाइन करना चाहे तो एरर आ जाएगा, तो ये नहीं करना है काम। ये उसकी कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मसलन इंट x इक्वल टू 3 और हम कहते हैं कि यार x प्लस प्लस
और फिर हम कहते हैं कि यार इंट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब ये एरर है, इस एरर को दूर करने का तरीका क्या होगा? इधर नहीं, इससे पहले ये जो लाइन, ये इस तरह की जो भी एग्जीक्यूशन लाइन आई है ना, इससे पहले पहले मैंने कर लेना है बस डिफाइन इंट y और ये चीज बाकी चल जाएगी। तो हम कह देंगे डेटा टाइप्स और ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक में आने चाहिए, ब्लॉक के शुरू में आ जाना चाहिए। ब्लॉक क्या हम कहते हैं? ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक है हमारा, ये कर्लीज है ना, ये इनके ये ब्लॉक है हमारे, इनके शुरू में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि डेटा टाइप्स को मजीद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल स्टार्टिंग चीज है। कोई भी बुक खोलेंगे इसमें बिल्कुल शुरू में आ जाती है, लेकिन ये वो चीज है जो कि हम अक्सर मिस कर जाते हैं, इसमें गड़बड़ होने का चांस है, तो इसका जरा ध्यान। तो हम थोड़ा कोड लिखते हैं, void main void, और आपने मुझे करेक्ट करवाते रहना है अगर कोई गड़बड़ है तो मसलन जनाब शॉर्ट s इक्वल टू 7, करेक्टर c इज इक्वल टू w, करेक्टर c इज इक्वल टू इनफैक्ट c, और करेक्टर g इज इक्वल टू 7, इंटीजर m इक्वल टू 5.7, फ्लोट x इक्वल टू -7.15 एंड डबल d इज इक्वल टू w। अच्छा, इस कोड में ये हमें कोड लिखा है, इसमें कुछ एरर्स हैं, हमने एरर्स को निकालते हैं। मसलन इस लाइन में है कोई एरर? ये पहली में शॉर्ट एक इंटीजर टाइप है, हम इसे इंटीजर ही असाइन कर रहे हैं, नाम भी ठीक है, सेमीकोलन वगैरह लगा, ठीक है, और इससे पहले कोई वो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट में ठीक है, हम कर सकते हैं, दैट्स फाइन। करेक्टर c इज इक्वल टू c, ठीक है। जब भी करेक्टर का भी हम असाइन करें तो सिर्फ एक सिंगल करेक्टर आ सकता है, यानी कि इकट्ठे दो लिख दें और उसको सिंगल कोट्स में लिख रहे होंगे, ठीक है। करेक्टर g इज इक्वल टू 7, ठीक है। करेक्टर ना एक बड़ा दिलचस्प सा डेटा टाइप है, इसमें ये जो प्रिंटेबल जो कीबोर्ड पे जो लिखे हुए ना एबीसी वगैरह, ये भी सारी आ सकती है, और फिर नंबर्स भी आ सकते हैं। तो अच्छा, एक है ठीक है, वैसे इसमें हम डायरेक्ट इंटीजर डाल सकते हैं। बिहाइंड द सीन ये एक इंटीजर ही है, करेक्टर जो बनता है ना, है ये इंटीजर ही है, ठीक है। तो इसमें हम डाल सकते हैं इस तरह, है इंट भी हो सकता था, वो भी हो सकता है, लेकिन हम देखेंगे कुछ जरूरत है हमें पड़ेगी कि हम ये शायद इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम ये डाल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब करेक्टर ऐसे आज की करेक्टर वाले सेंस में नहीं यूज हो रहा है, एज ए इंटीजर की सेंस में यूज हो रहा है। फर्क क्या है इसका इंटर कि इसका साइज 1 बाइट है, इंटीजर का साइज 4 बाइट्स है, इसका साइज 1 बाइट है। अच्छा, अब मैं अगर लिखूं g इज इक्वल टू, इस लाइन में ये लाइन ठीक है नहीं है, ठीक, क्या गलती है इसमें? g इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में 7 लिखा हुआ है, ये गलत है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे कि यार इस तरह लिखो, मैंने इस तरह लिख दिया, तो कह रहे हो गलत है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। हम करेक्टर के अंदर देखें, करेक्टर के अंदर हम ये सारा काम कर सकते हैं। क्या क्या? हम करेक्टर के अंदर एक करेक्टर अगर C है, इसके अंदर मैं ये भी डाल सकता हूं, इसके अंदर मैं या चलो इस तरह लिख लेते हैं, मैं इसके अंदर 7 डाल सकता हूं एज ए करेक्टर, मैं इसमें 7 डाल सकता हूं एज ए इंटीजर, ये दोनों काम कर सकता हूं, कोई इशू नहीं इसमें। क्या
फर्क तो है, पीछे जो वैल्यू गई है ना, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। ये मैंने नहीं कहा कि इन दोनों के अंदर अब चीज सेम पड़ी है, ऐसा नहीं है, चीज सेम नहीं पड़ी हुई है इसके अंदर, चीज सेम नहीं है। इसमें ये जो 7 लिखा है ना, ये बेसिकली आस्की कोड है, इसके इक्विवेलेंट जो इसका डेसिमल कोड बनता है वो पड़ा होगा, जो भी यानी कि एक इंटीजर वैल्यू वो पड़ी होती है। इसमें जो मैंने लिखा ये ही पड़ा होगा मेमोरी में, जब जाके देखेंगे तो ये शायद पड़ा होगा 54 या 55 पड़ा होगा इस केस में, जो इसकी आस्की टेबल के मुताबिक बनती है वैल्यू, ठीक है ना। तो आस्की टेबल इस वक्त नहीं है तो मैं दिखाता हूं। आस्की टेबल पे आप जाके देख लें कि जो कैरेक्टर 7 है उसका कोड क्या है, वो कोड पड़ा होगा इसके अंदर, और इस केस में डायरेक्ट 7 पड़ा होगा। तो और एक ही वेरिएबल में एक दफा मैं इतना डाल सकता हूं, एक दफा इतना डाल सकता हूं, कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। आगे चले तो इसका मतलब G 7 फिर ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे कैरेक्टर। ये लाइन ठीक है इन टाइम, क्यों ठीक नहीं है? फ्लोट होनी चाहिए, या ये फ्लोट हो या नंबर जो था इंटीजर कर ले। हाँ अच्छा, ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर। हो सकता है वार्निंग दे के कहे कि यार ये आपका 5.7 नंबर में इंटीजर के तौर पर ट्रीट करो, लेकिन मैं इसे बना रहा हूं, वार्निंग दे देगा, लेकिन ये ठीक प्रैक्टिस नहीं है। आप इसको, अगर आपको पता है कि आपने फ्लोट ही डालना है तो मेक इट फ्लोट। क्या अब ठीक हो गया काम हमारा? अभी भी गलती है इस कोड में है, इस लाइन में नहीं गलती, लेकिन किसी और वजह से गलती है कि पीछे एक एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट गुजर गई है। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट लिखी उसके बाद मैं कोई भी चीज लिखूंगा एरर दे देना उसने, ठीक है। अब या तो मैं इस लाइन को उठा के नीचे ले जाऊं या कोई और चीज डिफाइन करूं, तो मैं इसको, इस एरर को खत्म करता हूं G = 7। तो बस हाँ, वेरिएबल है ना, वेरिएबल के अंदर तो मैं पता नहीं कितनी दफा यूज करूं। तो खैर फ्लोट = ये ठीक है, अब ठीक है। जैसे मैंने ये शिफ्ट किया अब ठीक है। और फ्लोट x = -7.15 ठीक है, ठीक है, ठीक। डबल D = W कैरेक्टर में, ये गलत है, ये गलत है, वाकई गलत है। तो इसको ठीक कैसे कर दूं? कैरेक्टर कर ले, चलें जी। अच्छा, और कैरेक्टर STR = WAS, ये ठीक है? क्यों? क्योंकि सिंगल कोट्स हमेशा सिंगल कैरेक्टर के लिए, एक तो ये याद रखना है। तो आप कहेंगे अच्छा सर हम वो डबल कोट्स डाल देते हैं, डबल कोट्स डाल दी, लेकिन डबल कोट्स, अब ये वाली चीज तो ठीक हो गई, लेकिन ये डबल कोट्स स्ट्रिंग बनाई है हमने, लेकिन स्ट्रिंग तो कैरेक्टर में तो नहीं जा सकती। नाम तो मैंने इसका स्ट्रिंग लिख दिया, मगर नाम की बजाय उसके हमने वो देख रहे हैं ना, टाइप क्या है, टाइप इसकी कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में स्ट्रिंग नहीं जा सकती, तो ये चीज गलत है। स्ट्रिंग एक लाइब्रेरी है बेसिकली, C++ के अंदर भी उसकी बिल्ट इन डेटा टाइपिंग वो लाइब्रेरी थी, और इधर तो स्ट्रिंग टाइप होती नहीं है उस तरह की C लैंग्वेज के, इधर हम देखेंगे किसी और तरीके से बनती है। तो अभी जस्ट अभी हम कहते हैं कि अभी हमें नहीं पता कि स्ट्रिंग कैसे बनेगी, लेकिन मैं ये W कर देता हूं इसको, अब ये ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे इस प्रोग्राम का ये कितनी डेटा मेमोरी ले रहा है ये प्रोग्राम। साइजेस मैंने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया? साइजेस जल्दी से मैं एक टेबल बनाता हूं, VLC के हिसाब से ये साइजेस, VLC के हिसाब से ये साइज है कि इसमें कैरेक्टर होता है हमारा 1, शॉर्ट होता है 2, लॉन्ग होता है 4, इंटीजर 4, फ्लोट 4, डबल 8। अच्छा ये लॉन्ग, शॉर्ट और कैरेक्टर इनफैक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर 1, 2 और 4 ही मिलेंगे। इंटीजर साहब का मसला होता है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ठीक है। पिक के ऊपर जाके इंटीजर शायद 2 बाइट्स का रह जाएगा, उधर जाके VLC पे जाके 4 बाइट्स का। अच्छा फ्लोट और डबल का भी ये मसला है, फ्लोट और डबल बाय स्टैंडर्ड तो 4, ये 4 बाइट का और 8 बाइट का, लेकिन पिक पे हम जाके देखेंगे इनका साइज कुछ और होता है, 3 बाइट्स होता है उधर। तो खैर ये साइज अगर मैंने आपको दिए हुए, हो सकता है मैं आपको ये साइज ना दूंगा, मैं एज्यूम करूंगा आपको ये साइजेस वैसे नोन है, तो मैं जस्ट कहूंगा यार VLC प्लेटफॉर्म में, विंडोज प्लेटफॉर्म में रहते हुए 32 बिट पे ये प्रोग्राम कितनी डेटा मेमोरी लेगा। अब आप बता सकते हैं, सिंपली आपने गिनती करनी है ना, कुछ भी नहीं है कि आप देखेंगे कि यार शॉर्ट 2 बाइट्स इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए, 1 4 4 1, और इसको कितनी चाहिए
एक, इसको भी एक चाहिए। ये पहले बन नहीं गया कहीं? अगर बन गया तो फिर दोबारा मुझे नहीं चाहिए ना, उसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही चाहिए मुझे। तो ये जनाब के तरह 4, 12, 13, 14, तो 14 है जनाब, 14 बाइट्स आपको रैम चाहिए। That's all. अगर मैं इसका मेमोरी मैप बनाने का कहूं तो मेमोरी मैप इस डेटा मेमोरी का क्या कैसे बन जाएगा? ये बाइट मेमोरी है, लेट से हमारी बाइट एड्रेसेबल, इसे हम क्या कहेंगे? ये बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है हमारी। तो इसमें क्या है? सबसे पहले आया है शॉर्ट्स आप ले लेंगे, ये पहली 2 लोकेशंस, ठीक है। फिर करैक्टर आ गया, ये एक लोकेशन ले लेगा। पड़ा क्या हुआ? इसके अंदर 7 पड़ा हुआ है, इसमें C पड़ा है। फिर करैक्टर आ गया जिसका नाम है G, और इसमें पड़ा हुआ है 7 इटसेल्फ। फिर फ्लोट साहब आ गए, फ्लोट जनाब 4 बाइट्स ले लेगा। तो फ्लोट जनाब 5.7 आ जाएगा, और इस पूरी एरिया का नाम हम कह रहे हैं क्या है? M। उसके बाद फिर एक फ्लोट आ गया, ये फ्लोट दोबारा ले लेगा आपसे कुछ बाइट्स, दोबारा ले लेगा, इसका नाम है X, और इसमें पड़ा हुआ 7.15, 8, और ये हम 12 तक पहुंच चुके हैं। और उसके बाद क्या है? 2 करैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, एक है D और उसे अगला क्या है? STR। D में पड़ा हुआ है W, और इसमें STR में भी W पड़ा हुआ है। तो ये जनाब आपका मेमोरी मैप। कभी आपको कह दिया रहेगा एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसका मेमोरी मैप दिखा दें, तो आप इस तरीके से मेमोरी मैप बता सकते हैं। अब एक चीज नोट करें, वेरिएबल क्या थे हमारे? वेरिएबल बेसिकली अगर आप गौर करें तो वेरिएबल हमारे मेमोरी के अंदर लोकेशंस का नाम होता है। जो भी वेरिएबल के नाम लिखते हैं ना, फौरन आपके ध्यान में बल्ब की तरह जलना चाहिए। क्रिच, ये क्या है? इसके अंदर नाम है किसका? मेमोरी लोकेशन का नाम है। अगर ये नाम ना होता तो मुझे इनका एड्रेसेस याद रखने पड़ने थे कि यार अच्छा जो 0 पे पड़ा है ना वो उठा के ले आओ, जो 4 पे पड़ा है फ्लोट वेरिएबल उसे ले आओ। इस तरीके से याद रखना पड़ना था, जो कि मुश्किल काम है। जैसे आप लोगों को मैं अगर आईडी से याद रखना मुश्किल है आप लोगों का नाम, लेकिन आपके जो नामों से मुझे याद है, आपके काफी सारे लोगों का, लेकिन आईडी से मुझे शायद किसी भी नहीं याद, ठीक है ना। तो एक दूसरे को रियल लाइफ में हमें अगर कम लोग हैं तो हमें नामों से पुकारना ज्यादा आसान लगता है। इतना वेरिएबल्स का भी है कि नेम लोकेशन है मेमोरी के अंदर बेसिकली। और इन लोकेशन की साइजेस कैसे पता चले? डेटा टाइप से उनके साइजेस का पता चलता है। जो डेटा टाइप होता है वो हमें बताता है कि यार इसका इतना होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी हमने जैसे इस्तेमाल किए। कब चॉइस लेनी है कौन सा डेटा टाइप कहां यूज की जाए? जो भी आपके लूप के वेरिएबल्स है ना, उनको कोशिश करें कि आप इंट में रखें, ठीक है। जो फिर आपके डिस्टेंस वगैरह हैं, कुछ और चीजें, उनको अनसाइंड में रख सकते हैं आप, नहीं तो उनको भी इंट में रख लें, कोई हर्च नहीं है। अगर आपने मेमोरी बचाने का जोर पड़ गया कि यार कोई कहता है कि यार मिनिमम मेमोरी यूज करो, फिर आपने डेटा टाइप छोड़ी यूज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पुट करूं कि हमारे इस वक्त क्लास में जितने भी लोग हैं, क्लास की जो स्ट्रेंथ है, ये इसको सेव करने के लिए एक वेरिएबल मैं बनाना चाहता हूं, उस वेरिएबल की टाइप क्या रखूं? और कंडीशन मैं ये लगाता हूं कि जो वेरिएबल है ना वो मिनिमम मेमोरी ले। एक तो मैं क्लास का पूरा साइज उसमें रिप्रेजेंट हो जाए, एट द सेम टाइम मेमोरी जितना कम ले सकता है वो ले। तो क्या डेटा टाइप मुनासिब रहेगी? कितनी क्लास की हमारी स्ट्रेंथ है? 30 है शायद। कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं होने लगी 100 तक। तो हमारी मिनिमम अवेलेबल डेटा टाइप कौन सी है? करैक्टर की। तो करैक्टर मैं रख लूं तो ठीक रहेगा काम, तो करैक्टर यूज कर लूंगा। करैक्टर साइज ऑफ, अगर कोई मुझे कहता है कि मिनिमम यूज करो और इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, गो फॉर इंट, फिर इंट यूज कर लिया करें। लेकिन अगर कोई कहता है कि मिनिमम यूज करो, ठीक है करैक्टर यूज करो। लेकिन अगर आप इसी करैक्टर डेटा टाइप से अगर आप यूनिवर्सिटी की जो टोटल काउंट है स्टूडेंट्स का वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या वो ठीक होगा?
याद रखने की बात है कि करैक्टर के अंदर हमें रेंजेस पता होने चाहिए कि रेंजेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि करैक्टर के अंदर, करैक्टर है हमारा 1 बाइट का, तो साइंड केस में इसकी रेंज क्या है हमारी -128 से लेकर +127, और अनसाइंड केस में 0 से लेकर 255। तो जो हमारी क्लास की थी स्ट्रेंथ वो हम करैक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अनसाइंड से भी कर सकते हैं, अनसाइंड करैक्टर से भी, दोनों तक चल जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ नहीं आ सकती। हम देख रहे हैं अगर यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ हमारी 1000 है तो वो तो इसमें नहीं आ सकती। सो व्हाट्स द नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन? शॉर्ट 2 बाइट्स। इसमें साइंड में, ये साइंड की रेंज हमारी, ये अनसाइंड की है। इसमें हो जाएगा 32768 से लेकर 32767, और इधर हमारी यूनिवर्सिटी के अगले को 20 साल तक की पॉपुलेशन इसमें आ सकती है। क्या ख्याल है? हाँ, 32,000 तक क्या जो भी है। लेकिन और कोई कहे यार पिंडी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन इसमें डालनी है तो फिर हम रह जाएंगे अब शॉर्ट, फिर हमारे लिए काफी नहीं है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट सेंसस में क्या हमारी पॉपुलेशन है इधर की? शायद इस्लामाबाद की 2 मिलियन है या 1 मिलियन, 1.1 मिलियन, और पिंडी की 2 मिलियन है। तो 2 मिलियन और ये कितना? 65,000। नेक्स्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है जी हमारे पास? लॉन्ग या इंट। इंट भी क्योंकि 4 बाइट्स का है VLC में, या लॉन्ग, लॉन्ग भी 4 बाइट्स का है। अब ये एग्जैक्ट इसका जो भी बनता है, ये अबाउट -2 बिलियन से लेकर +2 बिलियन तक बन जाती है रेंज। 2 बिलियन तक हो सकती है। इसमें तो पाकिस्तान की भी आबादी आ सकती है पूरी, है क्या ख्याल है? और अगर अनसाइंड रेंज निकालने तो अबाउट 4 बिलियन बनती है। इतना काउंट आ सकता है इसके अंदर। हाँ? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन तो अभी भी नहीं आ सकती। वर्ल्ड पॉपुलेशन होगी कोई 6 बिलियन। उसके लिए कोई और हमें बड़ा फिर चाहिए होगा। फिर वो है अंकल लॉन्ग 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 लॉन्ग। यार इसकी बहुत बड़ी रेंज है, ये बिलियंस ऑफ बिलियंस कुछ बनता है। बहुत बड़ा नंबर है ये इनफैक्ट। खैर फाइनाइट है इन दी एंड, खत्म तो वो भी कभी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कामों के लिए हमारे काफी रहेगा। तो फिर कभी इस तरह का मसला होता है, लॉन्ग लॉन्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 8 बाइट्स का होता है। रेंज उसकी क्या बनेगी? वो जनाब बन जाएगी 0 से लेकर, अनसाइंड उसकी रेंज बनेगी 0 से लेकर 2⁻64 - 1। ये क्या थी? ये थी 0 से लेकर 2⁻32 - 1। ये थी 0 से लेकर 2⁻16 - 1। ये थी 0 से लेकर 2⁻8 - 1। ये इस तरीके से निकाली है हमने रेंजेस। ये फार्मूला है कि आप देख लें बाइट्स कितनी है, उन बाइट्स में जितनी बिट्स हैं उसकी पावर लेके -1 करते हैं, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है इसलिए -1 कर रहे हैं। साइन रेंजेस भी इसी तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन रेंज में आपका उतना ही नेगेटिव हाफ भी है, पॉजिटिव हाफ भी है। तो ये साइन रेंज कैसे निकलेगी? डेट इज 2⁸8 - 1 से लेकर 2⁸8 - 1 - 1। ये इस तरीके से निकली है रेंजेस। इसी तरह बाकी भी आप निकाल सकते हैं रेंजेस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार रेंजेस क्या है इसकी। होता क्या है, अक्सर कोड लिख रहे होंगे लोग और उन्होंने वेरिएबल छोटा यूज किया होगा, काउंट कहीं ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप ना टिपिकली इंट को यूज कर लें। ठीक है, जो टिपिकल यूज है ना उसमें इंट इस्तेमाल करें। आपका इंट क्या है? इंट आपका ये वाला केस बनता है विजुअल स्टूडियो वगैरह के अंदर। इसमें बहुत सारे केसेस हमारे फजूल की बाइटों में ना पड़े। जब विजुअल स्टूडियो के अंदर, जब कंट्रोलर में तो हमने एक बाइट बचानी है, लेकिन विजुअल स्टूडियो में रहते बचत की कोई जरूरत नहीं है, तो इंट यूज करें टिका के। और अगर कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर के लिए आप डबल यूज किया करें। रियल नंबर में दोनों ऑप्शन है हमारे पास, फ्लोट की और डबल की। अच्छा, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जो फ्लोट नंबर होता है ना, अगर आप लिखेंगे फ्लोट f = 1.2345678 9, आपने तो अपनी तरफ से डाल दिया, भड़ास निकाल ली जितनी निकालनी थी।
अब इसको जब स्क्रीन में प्रिंट कराने जाएंगे या वैसे देखेंगे जाके वैल्यू, तो आपको क्या नजर आएगी? एफ में पड़ा हुआ नजर आएगा 1.2 3 4 5 6 ये 7 को इस तरह कह के कर लें। बाकी वाले ड्रॉप हो रहेंगे, बाकी जो डिजिट्स है ना वो ड्रॉप हुए होंगे। क्यों? फ्लोट बेचारे की कैपेसिटी नहीं है कि एक हद से ज्यादा मेंटिसा रख सके। याद है मेंटिसा और एक्सपोनेंट होते थे जब हम बनाते थे साइंटिफिक नोटेशन वगैरह में, कि अगर वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या 1.602 इंटू 10 रेज़ पावर -19, तो ये चीज हमारी मेंटिसा बन जाती थी, ये हमारा एक्सपोनेंट था। अब जो मेंटिसा इसकी प्रेसिजन जॉनसी है, फ्लोट में 5 डिजिट तक जा रही है, 5 to 6 डिजिट, और डबल में जा रही है तकरीबन 14 से 15 डिजिट्स तक। तो अगर आपको ज्यादा प्रेसिजन चाहिए तो आप डबल लें, और अगर आपको प्रेसिजन मैटर नहीं करती फिर फ्लोट ले लें। तो अगेन जैसे रूल ऑफ थंब मैंने इंटीजर के लिए कहा एंड है, तो रूल ऑफ थंब रियल नंबर्स के लिए आपका ये कि आपने डबल रखनी है बस टाइप। फ्लोट छोड़ो भूल जाए, डबल रखा करें बस। डबल में अगर आपने रखा तो पूरा का पूरा ये संभाल लेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इसकी भी लिमिट है बेचारे की। कहां तक लिमिट है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरा ख्याल में कोई यहां करीब आके इससे आगे ड्रॉप कर देगा कुछ, उसके बाद वाली रख नहीं पाए, क्योंकि इसकी भी लिमिट है मेंटिसा रखने की। इन दी एंड आना तो किसी मेमोरी के अंदर है ना, उसकी लिमिट आई थी। पेज के ऊपर तो हमें पेज खत्म हुआ, पेज से बाहर निकल जाते हैं यार, चलो लिख रहे। इधर हमारी फाइनाइट होता है वर्ड लेंथ, तो इसलिए मसला है। तो फिर डबल से ऊपर भी एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग डबल, कुछ इस तरह होता है, वो 10 बाइट्स का होता है हमारा, उसमें फिर थोड़ी सी और बड़ी आती है, लेकिन स्टैंडर्डाइज यही है दो चीजें हमारी। तो ये हमारी डेटा टाइप्स हो गई, डेटा टाइप्स की कैपेसिटी हो गई, डेटा टाइप्स कर क्या रही हैं, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल हमने बता दिए, टाइप रेंजेस बता दिए हमने, प्रोग्राम का साइज कैसे, डेटा मेमोरी का साइज कैसे निकलेगा, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी तक हमने कोई सी आउट सी इन नहीं किया, ऐसा ही है। सी लैंग्वेज के अंदर कोई सी आउट और सी इन नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? हमारी तो प्रोग्रामिंग खत्म होती है जब सी आउट और सी इन नहीं होता है ना? नहीं, उसके दोस्त होते हैं एक और छोटे भाई उसके, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। सी आउट और सी इन नहीं लेकिन होता, और जिन लोगों को सी आउट और सी इन की आदत पड़ी उन्हें प्रिंट एफ और स्कैन एफ ना बड़े मुश्किल लगते हैं कि यार पत्नी क्या मुश्किल से चीज, हालांकि उनका ही अपना मजा है। हाँ, तो थोड़ा सा वो वाली चीज देख लेते हैं वो कैसे होगी, क्योंकि जब तक आप डिस्प्ले नहीं कराएंगे मुझे पता आप लोगों को सुकून नहीं आना, जब तक स्क्रीन के ऊपर कंसोल के ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा ना, आप कहेंगे यार प्रोग्राम नहीं चला। उसके लिए हमें, क्योंकि ये चीजें आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, और जो चीजें लैंग्वेज का पार्ट नहीं होती उन्हें हमें इंक्लूड करवाना पड़ता है, वो लाइब्रेरी फॉर्म में होती है। उस लाइब्रेरी की हमें क्या होता है, जो रिलेटेड हेडर फाइल होती है वो इंक्लूड करानी पड़ती है। तो चलें जनाब, हम करा लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। अच्छा, एक डिफरेंस आ गया आते ही, उधर हम सिंपल आईओ स्ट्रिंग लिखते थे, यहां हमें .h भी लिखना पड़ रहा है। ये हेडर फाइल का नाम है। ठीक है, इसमें प्रोटोटाइप्स वगैरह पड़े होंगे इसके। जब ये आपने लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस वाला कुछ नहीं चाहिए, इधर कोई नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे सी प्लस नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट था, यहां नहीं है। तो इसलिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया जनाब, हमने एंड मेन किया, या सॉरी वाइड मेन कर लिया, वाइड मेन वाइड, और आता ही जनाब जो अभी हमने कैलकुलेटर सब बना रहे थे ना, इंट इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, और फिर हमें कहा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही हैं आपके, और इसमें हम लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमास में रिजल्ट इक्वल टू, जो भी मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, %d। ये %d बेसिकली बता रहा है कि यार इंटीजर एक वैल्यू इस जगह डाल देना उठा के, और वो क्या होगी, वो होगी लेट्स से a प्लस बी। अब ये क्या होगा, जब स्क्रीन ये प्रोग्राम चलेगा तो स्क्रीन के ऊपर आपका क्या प्रिंट हो रहेगा, स्क्रीन के ऊपर आपका प्रिंट होगा रिजल्ट इक्वल टू 5, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो रहेगा। प्रिंट एफ
ये सी आउट का बाई है। जब सी आउट करते थे तो कैसे करते थे, जस्ट ये नहीं कि यहां इसका आया, लेकिन जस्ट क्योंकि आप लोग एकदम घबरा गए प्रिंट एफ को देखे, तो सी आउट में आप ये काम इस तरह करते थे कि लिखते थे सी आउट रिजल्ट इक्वल ए प्लस बी, उसमें इस तरीके से लिखते थे। लेकिन ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम प्रिंट एफ को इस्तेमाल करेंगे और ये वाला काम करें, ठीक है। क्योंकि हमने एक कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम देखेंगे कि वहां प्रिंट एफ का कोई कंसेप्ट नहीं है। प्रिंट एफ तो क्या होता है कि जो आपने वेरिएबल डिस्प्ले कराने के, इस पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है। अब जो कंट्रोलर जहां इस्तेमाल होने उनके साथ कोई एलसीडी कोई मॉनिटर नहीं लगा होता, वहां तो एलईडी होती है ज्यादा से ज्यादा, तो वहां प्रिंट एफ हम शायद ही कभी यूज करें, ठीक है। इंटरनेट नहीं यूज कर रहे होंगे हम प्रिंट एफ, वहां ज्यादा से ज्यादा कोई ज्यादा शौक चढ़ेगा तो हम एलईडी जला लिया करेंगे, ठीक है। ज्यादा कोई शौक चढ़ेगा तो एक एलसीडी उसके ऊपर छोटी सी लगी होगी, उसके ऊपर उसकी स्पेशल कमांड से प्रिंट करा लिया करेंगे, वो एक होगा काम। प्रिंट एफ का इस्तेमाल बहुत कम है, ठीक है ना। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन है ये चीज बताइए। इसी तरह सी प्लस प्लस में एक चीज होती है सी इन। सी इन क्या करती थी, सी इन करती थी कि जनाब सी इन वेरिएबल ए में लिखवा दिया लेट से, ऐसा ही है। यहां क्या होगा, यहां इसका दोस्त होता है स्कैन एफ। क्या होता है स्कैन एफ। तो स्कैन एफ साहब क्या करेंगे कि वो रीड करें, अगर इनपुट से रीड करना है। अच्छा अगेन इसमें भी एक और है स्कैन एफ। इसमें भी ये है कि स्कैन एफ कौन सा चीज रीड कर रहा होता है, जो कि कीबोर्ड लगा होता है। अब जो एम्बेडेड सिस्टम जिनमें हम बात काम करेंगे कंट्रोलर में, वहां कोई की बोर्ड नहीं लगा होगा, मोस्ट प्रोबेबली कीबोर्ड का बहुत ही कम काम होगा। ज्यादा कोई लगा भी हो तो की पैड लगा होगा, और उस की पैड को भी हम स्कैन एफ से नहीं एंटर कर रहेंगे, उसके लिए कुछ और रूटीन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो समझें कि आपके ये जो हमसे है ना यूजर इंटरफेस के दो तरीके थे, प्रिंट एफ और स्कैन एफ, या सी इन और सी आउट पुराने वाले हिसाब से देखें, इनका इस्तेमाल यहां नहीं है, ठीक है। हमें कुछ और टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी जिससे हम इसे इस्तेमाल करेंगे, समझे इनका इस्तेमाल नहीं है यहां। आईओ से रिलेटेड हमें कोई एलईडी लानी पड़ेगी, कोई लाइट ब्लिंकर। लेकिन अगर वीडियो स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हैं, वीडियो स्टूडियो में अगर आप काम करें तो वहां तो ठीक है, वहां तो प्रिंट और स्कैन एफ करें, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे बैठे हैं तो यहां तो आपके पास कीबोर्ड भी अवेलेबल है, पूरा स्क्रीन भी है, तो यहां करें जो मर्जी करना है। लेकिन जब हम कंट्रोलर पे जाएंगे तो वहां ये दोनों चीजें नहीं है, तो वहां दोनों ये काम नहीं होंगे। ज्यादा हम फोकस उन चीजों पर कर रहे हैं जो कि हम कंट्रोलर पे जाकर करें, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा मजीद डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक। अच्छा फिर जनाब ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा ऑपरेशन यूज होने हैं ना एम्बेडेड में जाके हमारे, जिनके ऊपर अभी आपने कम पड़ा, वो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज जो ऑपरेशंस है ना, जो हमने पहले उनको उतना नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कंट्रोलर्स में बहुत यूज होते हैं वो बिटवाइज ऑपरेशन। वो बिटवाइज ऑपरेशंस क्या करते हैं, एक एक बिट पे काम करते हैं। अब कह रहे हैं यार, लोग अभी सोच रहे हैं कि ये बिटवाइज ऑपरेशन तो क्या कोई और भी ऑपरेशन होते थे? तो होते थे ना यार, कौन कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेशन था ना, अरिथमेटिक में ये कौन से होते हैं? प्लस माइनस, ये आपको इस्तेमाल करने आते हैं, इसकी मैं डिटेल में नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज अलबत्ता ध्यान में रख लो है ना, डिवीजन को कंट्रोलर पे इस्तेमाल करते हुए 10 दफा सोचना, जब बहुत जरूरी है तो फिर ही कोई है, ठीक है। डिवीजन महंगी होती है कंट्रोलर के अंदर, डिवीजन का हार्डवेयर नहीं होता, इसको थ्रू फ्रॉम सॉफ्टवेयर हम करते होते हैं डिवीजन को इन जनरल, जैसे हमारे पे कैटीन में भी नहीं है। प्लस माइनस खोल डोल के करो, मल्टीप्लायर को थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लायर है इसमें हमारा, लेकिन डिव नहीं है, तो डिव थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेगा। अगर ये चीज एक साइकिल में हो रही है, ये एक साइकिल में हो रही है, 2 साइकिल में हो रही है, तो ये चीज है 30 साइकिल्स के अंदर परफॉर्म हो, ठीक है। तो इसलिए जरा सोच के इस्तेमाल करना, ठीक है, कम से कम इसको इस्तेमाल करना। लेकिन जब मजबूरी है तो फिर मजबूरी है, कोई बात नहीं, फिर तो नहीं, लेकिन खामखा में नहीं, शौक किया। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। फिर रिलेशनल ऑपरेशंस भी होते हैं, वो भी आपको पता है कौन से हैं रिलेशनल।
ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल, है ना, नॉट इक्वल भी है, ये भी रिलेशन ही है ना, ये आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर होते हैं हमारे लॉजिकल। लॉजिकल कौन कौन से थे? और सी लैंग्वेज के अंदर, ये तो तुम लोग गेट्स की मुझे बताने लग गया ना, नहीं इधर आओ वापस। और एंड, और इसके अलावा नॉर का क्या होता है सिंबल मुझे बता दो, मैंने तो आज पहली दफा सुना है। यानी कि लॉजिक गेट में तो उधर तो एग्जिस्ट करता है, सी में कौन सा होता है नॉर? नॉट, नॉट इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। एंड और है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं? जो डीएलडी में करते थे। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, और गेट की आउटपुट क्या होती है? 1। और एंड गेट की क्या होती है? इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 0। ओके, तो अगर हम कहेंगे इंट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 8, तो ये बताइए कि इंट c इज इक्वल टू a एंड c में क्या पड़ा होगा? दोनों चीजें एट द सेम टाइम पड़ी होंगी सी में। वो क्या उन्होंने ऊपर नीचे कोई ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनानी है कि यार नीचे तुम आ जाओ भाई, ऊपर वाले में मैं चला जाता हूं। C इज इक्वल टू A लॉजिकल एंड B। C में क्या होगा? अच्छा देखिए, जब 2 + 3 करते हैं तो इनका जवाब एक सिंगुलर आंसर होता है ना, बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दो लेते हैं ऑपरेंड्स और उनका एक जवाब निकलता है। तो इसका भी हमें पता है, रिलेशनल का भी पता है। रिलेशनल ऑपरेटर का और लॉजिकल ऑपरेटर, इन दोनों का आउटपुट क्या होती है? या 0 होती है, 1 होती है, ये याद रखें। C++ में ट्रू और फॉल्स भी कहते थे, यहां पर 0 और 1 होती है। अगर मैं कहूं ये छोटा सा कोड, ये मैं नीचे, ये ऊपर ही चलते हैं हम, ये ले कि b इज इक्वल टू 8। अब मैं अगर कहूंगा इंट c इज इक्वल टू a लेस देन b और इंट d इज इक्वल टू a, तो अब बताइए c में क्या है और d में क्या है? d में 1 है। अच्छा, क्यों 1 है? एंड है। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? एंड लॉजिकल एंड ये कहता है कि इफ ऑल द इनपुट्स आर नॉन जीरो देन द आउटपुट विल बी 1। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0, आउटपुट विल बी 0। तो इस केस में a भी हमारा नॉन जीरो है, b भी नॉन जीरो है, तो जनाब d में आ जाएगा हमारा 1। तो d में 1 पड़ा हुआ है, इसमें 1 पड़ा होगा। c में क्या पड़ा होगा? क्या a लेस देन b है? यानी कि इसको ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने कहना a लेस देन b है? यस में है, तो यस इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी 1 पड़ा हुआ है। हाँ जी, a लेस देन b है। अच्छा, कुछ लोग क्या a ग्रेटर देन b है? नहीं, नो का जवाब 0 होता है, तो 0 है। चलो थोड़ा सा जरा और मजेदार बनाते हैं। क्या a लेस देन और इक्वल टू b है? अब c में क्या पड़ा होगा? 0 पड़ा होगा। देखो इसको हम पढ़ते क्या है? लेस देन और इक्वल, और की कंडीशन लगी है, कोई एक भी चीज ट्रू हो गई तो ठीक है। आप दोनों इकट्ठी ट्रू कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता है कि एक चीज लेस भी और एंड इक्वल भी हो, इसलिए और कहते हैं। हम इसको कैसे रीड करते हैं? लेस देन और, ये लॉजिकल वाला और है। देखो इंग्लिश में भी हम लॉजिकल और इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी चीज इन दोनों में ट्रू है, या लेस हो रहा है या बराबर है, तो हम कहेंगे 1 है। तो लेस है, ठीक है, तो 1 होगा अभी भी जवाब इसका, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है।
बिटवाइज ऑपरेटर पे आते हैं, जो कि हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा अभी तक जिससे हमने कहानी शुरू की थी, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर कौन से हैं हमारे पास? बिटवाइज ऑपरेटर है जनाब हमारे पास एंड, और, एक्सक्लूसिव और कंप्लीमेंट। यही होता है ना, कंप्लीमेंट ना, यही होता है। इसका नॉट होता है, सॉरी, ये मैडलैब में हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा। अब ये परफॉर्म करते हैं इधर। अब हम कहते हैं कि यार इंट इज इक्वल टू ए एंड बी, बिट वाइज है, एक एक बिट का एंड करेगा। इसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला था ना लॉजिकल एंड, ये कहता था कि यार दोनों इनपुट्स अगर नॉन जीरो है, वो ये नहीं कहता कि इंडिविजुअल बिट्स पे क्या पड़ा हुआ है, वो कहता था यार ये नंबर नॉन जीरो है, ये नंबर की बात हो रही है, यहां नंबर की बात नहीं होगी, यहां उनकी बिट कोरस्पॉन्डिंग बिट्स की बात हो रही है। मसलन ए क्या है, 2 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 1 0 1, और क्योंकि ये इंटीजर है, और इंटीजर अगर हमारा 4 बाइट्स का है तो शुरू हो जाए लिखना, और क्या, 1 बाइट हो गई, 2 बाइट्स, 0 0 ही है ना, बस फिल करते रहते, 3 बाइट्स, और इसी तरह बी के हमारा 8, तो 1 0 0 0, और बाकी की फिर, और ये 0 0 है सारे। अब एंड क्या कहता है? वो कहता है कि यार हर बिट कॉरस्पॉन्डिंग बिट से कंपेयर होगी, एंड होगी, ये इससे ये इससे ये इससे इससे। क्या जवाब आएगा? 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, और 0 0 तो है ही 0, हमें पता ही है। तो जवाब क्या आ गया? ई में 0, यहां जवाब इसका 0 और यहां इसका जवाब था 1। अब ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है कि वही चीज जो लॉजिकल एंड में 1 बन रही थी, बिटवाइज एंड में जाके 0 बन रही है। क्यों? क्योंकि यहां हर एक बिट कॉरस्पॉन्डिंग बिट से एंड हो रही है, वहां पूरे नंबर की बात हुई थी, और नंबर भी लॉजिकली स्पीकिंग किया 0 है नॉन 0 है। ये एक मोटा सा क्वेश्चन पुट किया था। यहां बिट लेवल के ऊपर जाके बात हो रही है कि ये बिट, पहली जो बिट है और जो दूसरी बिट है, ये दोनों 1 है कि नहीं है। अगर दोनों 1 है तो जवाब 1 है, नहीं तो कोई हालात नहीं। तो फॉर द सेम नंबर्स आप देख सकते हैं कि एक केस में अब आपका हो सकता है कि बाय टाइपो आप मिस कर जाए, 1 एम्परसेंड लगाना भूल जाए। आप कहें यार एक कोड चलना चाहिए, चल नहीं रहा, हो क्या रहा है कि वहां लॉजिकल एंड परफॉर्म हो रहा है, यहां बिटवाइज एंड हो रहा है। इसका फायदा क्या है? ये जो एंड का ऑपरेशन है ना, ये यूज होता है मास्किंग में, मास्क करना, बाकी की चीजों को कर दिया, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको हाईलाइट कर देता है ये। मसलन मैं ये इंटरेस्टेड हूं इस चीज में, ये इंटीजर तो बहुत बड़ा था ना, मैं अगर कैरेक्टर लेवल का बना लूं, क्या ख्याल है? तो मेरे लिए जरा जल्दी जल्दी आसान हो जाएगा करना काम। कैरेक्टर x इक्वल टू 0x AB। अब कोई मुझे ये कहता है कि यार ये बताओ कि इसकी जो चौथी बिट है वो 1 है कि नहीं, 4th बिट। तो एंड इस काम के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये देखें, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि ए बी बन क्या रहा है। कैरेक्टर 1 बाइट का होता है हमारा, बी क्या होता है बाइनरी में 1 0 0 1, ए क्या हो गया हमारा 1 0 1 0, ठीक है ना। दिस थिंग इज ए, दिस थिंग इज बी, हेक्सा में लिखा हुआ मैंने 0x, ठीक है। अब चौथी बिट कौन सी है, डिपेंड करता है, ये आपने पहले पूछना कि हम नंबरिंग 0 से शुरू कर रहे हैं 1 से शुरू कर रहे हैं। अगर मैं नंबरिंग 0 से शुरू करूं तो 0 1 2 3 4, ये 4th 1 बनेगी फिर, और अगर 1 से कर रहा हूं तो फिर ये 4th 1 बनेगी। ये आपने पहले क्लियर कर लेना होता है। ये जो भी आप फॉलो करें फिर उसको ही फॉलो करें, ये ना हो कि एक जगह आप एक चीज को 4th कहते हो, अगले सफे पे जाके कहेंगे नहीं यार
मैं तो 1 से शुरू करता हूं, ये मिक्स नहीं करना, या 1 से नंबरिंग शुरू कर लें आपको, वो आपकी है। क्योंकि हमारा सी लैंग्वेज में 0 से हम काम शुरू कर रहे थे, तो नॉर्मली हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे। मैडलैब में 1 से होता है, यहाँ 0 से शुरू हो सकता है, तो हम 0 से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यार क्या चौथे बिट मेरी 1 है कि नहीं है, सिर्फ मेरा ये सवाल है। इसको चेक करने का आसान सा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इस लोकेशन को एंड कर दूं 1 से, सिर्फ इस लोकेशन, और बाकी वो 0 से कर दूं, यानी कि 0 0 0 0 1 0 0 0। अब जब ये इससे एंड होगा तो अगर तो इस जगह पे 1 पड़ा हुआ तो यहां मुझे 1 मिल जाएगा, अगर 0 पड़ा हो तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आंसर तो मुझे पता कि यार 0 से एंड हो रहा है, तो ये तो है ही 0। अब अगर हमारा ये वेरिएबल 0 होता है तो उस जगह पे 0 था पड़ा हुआ है, अगर ये नॉन 0 होता है तो उस जगह पे 1 पड़ा होता है। ये एक आसान सा, ठीक है। ये मास्क, ये बाकी वैल्यूज को हमने मास्क कर लिया है, छुपा लिया है उससे, और सिर्फ इस चीज को हम देख रहे हैं। अच्छा, अब बजाय ये कि आप ये मैन्युअली बनाए, ये वर्ड बन क्या रहा है, ये तो ए बी था ना, ये क्या चीज बन रही है, ये है 1 और ये है 0, तो 0x 1 0 16, बिल्कुल 16 ही है हमारा। एक और आसान तरीका इसका करने का ये हो सकता है कि हम ना 1 को ना शिफ्ट करा दिया करें, जिस लोकेशन को आप देखना चाह रहे हैं उतना हम शिफ्ट करवा दें। तो काम क्या होगा, मैं लिखूंगा, ये कैरेक्टर x था ना, हम लिखेंगे x, अभी तो ये मैंने जरा फिगर बना दी है, इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, x एंड 1, कोई एक चीज 1 होनी है, और किस लोकेशन पे 1 होनी है, चौथी को देखना था, ये लेनी 4th, और इसका जवाब हम कहते हैं कि यार आ रहा है किसमें, कैरेक्टर बी में, लेट से आ रहा है। अब ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ये कह रहा है 1 को ना शिफ्ट, तो सॉरी मैंने बताया नहीं अभी, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ये डबल जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट। ये लेस देन जो सा होता है ना, इसे हम कहते हैं शिफ्ट ऑपरेशन, और जो ग्रेटर देन है तो उसे कहते हैं शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन है, इस तरह एक शिफ्ट राइट ऑपरेशन है। 2 किस्म की शिफ्ट होती है हमारी, या तो नंबर को शिफ्ट लेफ्ट कर दो या नंबर को शिफ्ट राइट कर दो। एक मिनट मैं पहले इसका थोड़ा सा बता दूं आपको, शिफ्ट का बता दूं। तो यार शिफ्ट ऐसा होगा कि अगर आपके पास पड़ा हुआ है ना एंड a इज इक्वल टू 2 पड़ा हुआ है अगर आपके पास, और मैं आपको कहूंगा a इज इक्वल टू a शिफ्ट लेफ्ट बाय 1, तो इसका क्या मतलब होगा, a के अंदर जो चीजें पड़ी हैं उसको एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो। तो शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन बाय 2, ये याद रखना है। जो भी एक लेफ्ट शिफ्ट होती है ये मल्टीप्लीकेशन बाय 2 होती है। तो वो कैसे, 2 को अगर मैं लिख दूं 0 1, ऐसा ही होगा ना, ये 2 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको हमने एक शिफ्ट लेफ्ट करना है अगर, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 0 तो उड़ गया बाहर, ये वाला 0 इस जगह पे आ गया, ये 1 इस जगह पे आ गया, ये 0 जगह पे आ गया, और इधर क्या आएगा 0 1 आ गया। अब ये जो 0 1 0 इसको हम क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। तो 4 क्या हो गया, 2 का डबल हो गया ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2, इसलिए हम इसे कह रहे हैं। एक दफा और शिफ्ट लेफ्ट दे देंगे 8 हो जाएगा, एक दफा और दे देंगे बाहर चला जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 4 बिट्स की गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि इंटीजर में चल रहे हैं तो 16 और ये बढ़ता रहेगा। तो ये चीज क्या कर रही है, एक से शिफ्ट दे रही है लेफ्ट की तरफ, एंड शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 इज मल्टीप्लीकेशन बाय 2। अरे इसी का उल्ट भी होता है, शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट क्या करता है, शिफ्ट राइट ये करेगा कि अगर यही ए कौन सा है जिसमें 0 0 1 0 पड़ा होता है, अगर मैं इसे शिफ्ट राइट बाय 1 कर दूं, इट इज इक्वल टू डिवीजन बाय 2, डिवाइड बाय 2 का ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो क्या होगा, ये जो 0 साहब है ये आउट होगा, ये जो 1 है इस जगह पे आ जाएगा, ये 0 इस जगह पे आ गया, ये 0 जगह पे, और राइट मोस्ट पे 0 एंटर हो जाएगा। अब ये चीज हमारी क्या बनती है 1, तो 2 हमारा 1 बन गया, डिवीजन बाय 2 हो गया। ये 2 काम है, ठीक है। अब यही वाली चीज अब हम इधर लेके आ रहे हैं कि 1 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 कर रहे हैं। 1 को लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 करेंगे, क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने टास्क दिया था यार चौथी पोजीशन, चौथी बिट देखो वो 0 है कि 1 है। अब बजाय कि मैनुअली नंबर बनाते हैं, हमने कहा कोई मसला नहीं यार 1 पकड़ते हैं, 1 को जितना हम अगला बंदा जिस चीज को चेक करना चाह रहा है उतना शिफ्ट दे देंगे। तो ये देखिए होगा क्या, 1 को जब मैं 4 से शिफ्ट दूंगा तो क्या होगा,
ये 1 है हमारा पड़ा हुआ बाइनरी फॉर्म में। अगर इसे हम लेफ्ट शिफ्ट बाय 4 करें तो ये क्या होगा, 1 शिफ्ट 2 3 ये 4, ये 1 मूव करता करता यहां पहुंच जाएगा और लेफ्ट से इसमें ये आ जाएंगे। ये देखिए वही चीज बन गई ना जो हमने यहां बनाई थी, इसका हमें जेनेरिक फार्मूला मिल गया। अगला बंदा बताया करेगा, हम ये इसे बता दिया करेंगे यार ये वाली चीज चेक करनी है, ये एक वेरिएबल भी हम पास कर सकते हैं इसे। तो अब ये वाली चीज बन जाएगी, यानी कि ये चीज बन जाएगी और एंड होगी, और एंड होने के बाद अगर उस जगह पे 1 पड़ा हुआ तो बी में नॉन जीरो चीज आ जाएगी, और अगर 0 पड़ा हुआ तो 0 आ जाएगा। तो उसके बाद आपने सिंपली चेक करना है, ये चेक ना भी करें आप ये लिख लेंगे इफ, ये आप कंडीशन लगा लें, ये इफ अगर ये है तो कुछ कर लो, कुछ कर लो। चौथी बिट हम कह रहे हैं कि अगर 1 है तो कुछ कर लो, ये हम देखेंगे यार। चौथी बिट आपके कंट्रोलर की आईओएस की चौथी पिन हो सकती है एक शायद, और उस पिन के साथ लगा हो सकता है शायद कोई सेंसर, और वो सेंसर लगा हुआ है मौसम के हिसाब से कोई टेम्परेचर सेंसर, जिसे हमने कहा था कि भाई ये जब या टेम्परेचर सेंसर की बजाय कह लेंगे बेल है, किसी ने वो प्रेस की तो ये हमारी पिन हो गई हाई। हम इसे चेक कर रहे थे थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके हमने चेक किया 1 आ गया, साथ ही हमने कहा कुछ कर लो, में हमने जाके क्या लिख दिया, गेट खोल दो, यानी उसके रिलेटेड कोई लॉजिक लिखी हो, ये नहीं होगी कोई जादुई कोई कमांड दे दी गेट खोल दो, खुल गया, नहीं, हमें अंदर भी कोई कोड लिखना पड़ेगा जो कि किसी मोटर को शायद ड्राइव करवा रहा होगा कि यार गेट खोल दो। अभी वो हमें नहीं पता वो जादुई कमांड, इसलिए हम कह लें कुछ कर लो तो कुछ कर लेगा, तो ये काम होगा। इस तरह काम हम कर रहे होंगे कि यार चौथी बिट चेक करो, कर लो। चौथी, अगर इसको हम जनरलाइज लिखना चाहते हैं इस कोड को, तो हम कह सकते हैं कि यार इंट बिट पोजीशन, ये बिट पोजीशन अब आपकी 4 होती है, 3 2 जो भी है। नॉर्मली हम एक बाइट के अंदर जो बिट पोजीशन बनती है ना, हम उसकी बात करेंगे नॉर्मली, और ये बिट पोजीशन 0 से लेकर 7 तक हो सकती है। 7 से ऊपर गई तो बाइट से हम निकल जाएंगे बाहर। 0 का मतलब है कि कोई शिफ्ट नहीं, पहली बिट को ही देखो, 0th बिट को देखो। अब इसके अंदर मैंने 4th लिखा तो मैं कोड में क्या चीज आएगी, बिट पोजीशन, दैट्स ऑल। अब ये बड़ा जनरलाइज सा कोड है, आप इधर बिट पोजीशन बता दिया करेंगे, ये इसके हिसाब से इफ की लगा के, अगर तो नॉन जीरो है जो आप तो पता चलेगा 0 है तो उस हिसाब से एल्स हो जाया करेगा इसका काम। तो ये एंड के ऑपरेशन का बड़ा एक कमाल है कि ये हमें बिट टेस्ट करने में मदद देगा, या कोई इनपुट जो सी है उसको टेस्ट करने में मदद देगा। लेट्स से आपने कोई सिस्टम बनाया जो कि आपका वाटर टैंक है, वो देखता है कि वाटर टैंक मेरा जब एक लेवल को पहुंच गया है तो मेरी इनपुट 1 हो रहा है, और जब वो इनपुट 1 हो रहा है तो मोटर बंद हो रहा है। जो बिजली की मोटर चलाई हुई है जिससे पानी भरा जा रहा है, घर के अंदर होते हैं ना आजकल अंडरग्राउंड टैंक्स भी होते हैं, ओवरहेड टैंक्स भी होते हैं, तो एक छोटा सा सिस्टम इस तरह का बनाया जा सकता है कि आप कहते हैं कि यार ये वाटर अंडरग्राउंड टैंक है, ये पानी भरता 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 जब इस लेवल पे पहुंच जाए, जैसे इस लेवल को क्रॉस करे तो मेरी जो एक सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर क्या है, पिन नंबर 4 पे जा रहा है, ये बिट्स थी मुख्तलिफ, ये इसकी इस पोजीशन नंबर 4 पे आ रहा है। हमने इसको चेक कर लिया, ये जब 1 हो गई तो मोटर ऑफ कर दो, डेट्स ऑल। इसमें कुछ और भी इनपुट्स आ सकती हैं कि जब ये 1 नहीं है, 0 मिल रहा है तो क्या कर दो, फिर क्या करें, मोटर चला दे क्या, ये भी डिसीजन हमने लेना तो ले सकते हैं। तो पूरा ऑटोमेटिक हम सिस्टम बना सकते हैं कि आपको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, और बड़ा हल्का फुल्का सिस्टम है। इसका कोड यानी कि बहुत सिंपल है। हार्डवेयर में तो थोड़ा सा आपको कोई रिले शिले लगानी पड़ेगी कुछ और, मोटरें तो वैसे ही लगी हुई है, आपने रिले वगैरह लगा के उसे बस ऑन ऑफ करवाना है कि ऑटोमेटिक जब भी सेंसर से आए, और एक सेंसर बनाना पड़ेगा हल्का फुल्का सेंसर, तो बिजली की तारें डाल के कॉपर डाल के कर सकते हैं, रगड़ सा बनाते हैं वो थोड़ा सा एक साइंस बन जाती है, लेकिन सादा सा आप इस तरह बना सकते हैं। तो ये हमारी हो गई पोजीशन को वॉच करना, देखना, एग्जामिन करना उसको एंड ऑपरेशन से। तो बिट वाइज एंड ऑपरेशन यूज होगा। ये आपने पहले प्रोग्रामिंग जो पढ़ी थी उसमें शायद इतनी डिटेल में ये चीज नहीं पढ़ी थी, लेकिन यहां बहुत यूज होगा इसका। सी लैंग्वेज में, C++ में भी अवेलेबल है, लेकिन ज्यादा यूज अब हम ये हार्डवेयर में जब होते हैं ना तो बहुत यूज करते हैं इसको। इसी तरह फिर इसका दोस्त होता है और ऑपरेशन। और का ऑपरेशन क्या करता है, चुप करके बस हाई कर देता है उसे,
ठीक है ना। तो ये काम, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। सी का सेशन हम यहां रोकते हैं। एक जो चीज है जो कि अभी जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगा, उसका लेक्चर हम कोई अपकमिंग सेशन में रख लेंगे। वो ये है कि आप लोगों का पीसीबी डिजाइन जौन सा है ना, ये चीजें आपकी सारी अपलोडेड है, जो कि आपसे लिंक शेयर किया हुआ है। लोगों ने शायद पहले देख ली होंगी, नहीं देख ली तो आज से ऑफिशियली ये ऑन है। ये चीज आप ड्रॉप बॉक्स पे जाइए और ड्रॉप बॉक्स पे जाके ड्रॉप बॉक्स मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है इस वक्त? ओके, मैं खुद ही चला देता हूं ड्रॉप बॉक्स में। सो दिस वन ड्रॉप बॉक्स में है, तो ये तो वो है ना जहां आपके लेक्चर वगैरह पड़े होते हैं। ये पिक रिलेटेड में आपने जाना है, ये फोल्डर है। तो इस पिक रिलेटेड में जो ये चीजें हमें नहीं, पिक में भी नहीं, सॉरी, इसमें तो कंट्रोलर से रिलेटेड जनरल है। हमारी पीसीबी रिलेटेड में जाना है आपने। क्या काम क्या है, ये क्यों हम इस जगह लेके आए? काम ये कि अगले हफ्ते आपने ये चीज बना के लानी है, ठीक है, नेक्स्ट वीक। तो कैसे बनेगी उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन इधर मौजूद है। वो चली नहीं थी ना, उसे दोबारा बना लो, उसके चीजें यूज कर लेना, वो ले लेना। मटेरियल तो यूज कर सकते हो लेकिन बनानी नहीं पड़ेगी, वो चली नहीं थी ना, तो मटेरियल वो ले लेना, ठीक है, वो लैब से ले लेना रफी साहब से। ओके, सो ये चीज हमने बनानी है जी। और पीसीबी हमने, हर किसी ने अपनी इंडिविजुअल पीसीबी बनानी है। जिन लोगों ने कुछ जो रिपीट करने वाले हैं, उन्होंने पिछले साल जो एफर्ट की थी वो ये कर सकते हैं, वो बोर्ड ले लें। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो दोबारा रिपीट करें तो उनकी वो पीसीबी शायद चली नहीं थी। इसके ठीक से नंबर रखे हुए हैं हमने, ठीक है, और इसके जो बेस पे जो प्रोडक्ट है उसके नंबर है, तो वो दोबारा बनाएंगे। कंपोनेंट्स वो यूज कर लें, उसमें से मटेरियल्स वो यूज कर लें, दोबारा जो भी यूज करना कर लें। तो ये है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें चाहिए आपको क्विकली ये भी मैं बता दूं। आप एक फाइल देखेंगे इसमें, मेक योर ओन पिक। तो इसके अंदर एक तो ये तो YouTube के लिंक्स हैं दिए हुए आपके, ये 3 वीडियोस हैं। ये तीनों वीडियोस आप इसको जाके क्लिक करेंगे, ये खुल जाएंगी वन बाय वन। ये जो पीसीबी बनी है इसकी मेकिंग है बेसिकली दिखाई हुई। तो बड़े पॉज प्ले करके आप इसको पढ़ लें, व्यू कर लें, ठीक है। ये तीनों वीडियोस हैं। पहली जौन सी है प्रिंटिंग, एचिंग और प्रोटल जो एक सॉफ्टवेयर है उसकी है। दूसरी में सोल्डरिंग का बताया और तीसरी में इसकी टेस्टिंग का बताया हुआ है। और ये हाईलाइट में देखे लिखा हुआ है कि ये जो आप बनाने का काम है तकरीबन 1 से 2 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे नहीं लगे तो 4 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हम आपको 6 घंटे नहीं दे रहे, हम आपको नेक्स्ट संडे तक का टाइम दे रहे हैं कि आपने जी नहीं नेक्स्ट संडे, ठीक है। ये विद इन 1 डे की जॉब है, बीच में वीकेंड एक आ रहा है, तसल्ली से आप उसे करें और ये कर लें। ये लटक जाता है, ये इतना बड़ा काम है नहीं है, नहीं सिर्फ नेक्स्ट वाला ये जो आ रहा है। हाँ, हफ्ते में क्या मसला, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आज मंडे है तो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे की बात कर रहा हूं, 8 दिन पड़े हैं अभी, ठीक है। ये लिंक्स दिए हुए, जो चीजें चाहिए आपको वो इसी फोल्डर के अंदर शेयर्ड है। और प्लस ये टूल्स तो आपने पहले उतार लिए हुए, टूल्स आपने पहले उतार लिए हुए। जो चाहिए ये प्रोग्राम करने चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अच्छा, पीसीबी बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, जो कंपोनेंट्स चाहिए, जो मार्केट से लेके आने हैं आपने, वो ये कंपोनेंट्स है, पूरी डिटेल लिस्ट है, वो भी इधर शेयर्ड है। तो ये आप कोशिश करें कि इकट्ठे ग्रुप बना के चले जाएं। उधर कॉलेज रोड के ऊपर आईसी मास्टर, अलाइड, आईसी गरियान, ये 3-4 हैं, इनके रेट्स मुनासिब से होते हैं। तो आप इनसे कर लें, ग्रुप बना के चले जाएं। और वो आपको एक जब ग्रुप में जाते हैं तो जरा चीज डिस्काउंट वैसे भी हो जाता है, तो वो कर लें। तो ये मुख्तलिफ चीजें सारी लिस्ट दी हुई है इसकी। और जिन चीजों में कंफ्यूजन हो सकता है उनकी स्नैपशॉट्स दे दी हैं। और उन चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी आपको, वो तो कंपोनेंट्स थे। इसके अलावा कुछ स्टिकर पेपर चाहिए होंगे, डिप चाहिए, जंपर्स चाहिए, ये तरह की चीजें चाहिए। और कुछ ऐसी चीजें जो कि बनाने के लिए चाहिए, वो धोबियों वाली इस्त्री जो एक होती है वो चाहिए होगी, लैब में पड़ी हुई है हमारे। ये लैब में नॉर्मल चीजें पड़ी होंगी। फेरिक क्लोराइड नहीं पड़ा होगा, लेकिन बाकी चीजें लेमन मैक्स अक्सर आप
अगर इस्तेमाल करते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं लोग, उनके पास भी पड़ा हुआ है, या ले लें, जो भी है एक ही लेके तो कर लें। तो ये कुछ चीजें, इन सब चीजों को देख लें, इनके ऊपर हम लेक्चर रख लेंगे, एक तफसीली रखना हुआ तो, लेकिन वीडियो बनी हुई है इसकी, वीडियो में आप तसल्ली से देखें। इस जुमे को ये तो जल्दी हो जाएगा, नहीं इस जुमे को नहीं हम करेंगे, हम नेक्स्ट ट्यूजडे ही रखेंगे। इस तरह कुछ लोग नहीं बना पाएंगे, आप तो बना लेंगे लेकिन कुछ और लोग फंस जाएंगे, तो हम इस जुमे को नहीं रख सकते, ठीक है। कुल को कॉस्ट जो आएगी इसके ऊपर, पूरे इस एंडेवर के ऊपर अगर आपको रेपिटेशन साइकिल नहीं करने पड़ते तो तकरीबन 1500-1600 में आपके सारा कुछ हो जाना चाहिए, कि आपका अपना बोर्ड रेडी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, यूनिवर्सिटी ने नहीं इसको रखना है, इसलिए आपके अपने पैसे लगेंगे, ठीक है, इस चीज पे। ये आपकी नहीं आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, इसलिए हम आपसे बनवा रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, और जो स्कीमेटिक्स है वो कोई, ये उसका पीडीएफ बनाई हुई है स्कीमेटिक की, ये बनी हुई है, ये आपने नहीं बनानी, वो इस फाइल के अंदर पड़ी हुई है, proton.pcb.doc के अंदर, ठीक है। ये फाइल कैसे खुलेगी, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर मौजूद है प्रोटोन 99 का। ये प्रोटोन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वीडियो में बताया हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, वीडियो देखें इंशाल्लाह, उसका फायदा हो जाएगा। और क्या है, बस तो ये है बस अभी तक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो दैट्स ऑल।